अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाजरीन, आज 9 दिसंबर और 9 दिसंबर पूरी दुनिया में इस वक्त इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जा रहा है और इस मौके पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने भी अपनी करप्शन परसेप्शन सर्वे रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट के तहत पाकिस्तान के जो करप्ट तरीन इदारे हैं, जो बदउनवान तरीन इदारे हैं, उसकी फहरिस्त 2002 से और 2023 तक हम देख रहे हैं कि मुसलसल पाकिस्तान में जो महकमा पुलिस है वो बदउनवान तरीन या करप्ट तरीन इदारे के तौर पर जाना जाता है। चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हो, पुलिस का महकमा जो है वो बदउनवान तरीन या करप्शन ज़्यादा सर फहरिस्त है। उसके बाद टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, जो सरकारी टेंडर्स पास किए जाते हैं, जो सरकारी और उनके जो मुआहदे वगैरह होते हैं, उसमें बदउनवानी जो है वो हमेशा देखने में आती है और ये इदारा भी जो है मुसलसल पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जनाब ये बदउनवानी की फहरिस्त में शामिल है। और उसके बाद जो है वो जुडिशरी का नंबर आता है, जो कि कहा यह जा रहा है कि जो लोअर लेवल पे जो जुडिशरी है वो वहाँ पर इंतहाई करप्शन का माहौल है और मुसलसल जुडिशरी भी जो है करप्ट इदारों में आती है। फिर उसके बाद एजुकेशन है, हेल्थ है, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, लैंड एक्विजिशन, ये तमाम डिपार्टमेंट जो हैं वो करप्शन इनमें जुबान ज़दे आम है। अब बात सर ये है कि जिस मुल्क में भी आप गवर्नेंस को उठा के देखें, जहाँ पर बेहतर गवर्नेंस होगी, गुड गवर्नेंस होगी, वहाँ पे करप्शन नहीं होगी। इसकी वाज़ेह मिसाल वो तमाम ममालिक जो कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, ये 180 ममालिक का एक फहरिस्त है, एक इंडेक्स है जिसमें पाकिस्तान 140वें नंबर पर है करप्शन में। तो जो शुरू के ममालिक हैं, जिसमें फिनलैंड की बात करें, आप डेनमार्क की बात करें, जहाँ पर ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन का, तो वहां पर यकीनी तौर से गुड गवर्नेंस है जिसकी वजह से करप्शन भी नहीं है। आज इन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ये रिपोर्ट और इसके मंदरजात क्या कहते हैं और इसका एनालिसिस हम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, जो कि ट्रस्टी हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कितनी बेहतरी हुई या कितने मजीद तनज़्ज़ुली में हम गए? ये 2023 की जो हालिया आपकी रिपोर्ट है करप्शन परसेप्शन सर्वे, ये क्या कह रहा है? देखिए, करप्शन परसेप्शन सर्वे जो है वो 3-4 साल से हो रहा है और पिछले के मुकाबले में हम ये देख रहे हैं कि नेशनल लेवल पर और प्रोविंशियल लेवल पर, जैसे आपने कहा, सही कहा, करप्शन जो है ये पुलिस में सबसे ज्यादा है। पुलिस में बल्कि करप्शन बढ़ गई है और यही जो है जुडिशरी का भी मामला है कि वहाँ पे भी करप्शन बढ़ गई है। तो ये जो दो अदारे हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं एक सोसाइटी के लिए, उन दोनों में करप्शन का परसेप्शन ज़्यादा है। ये कहाँ तक सही है, ये गलत है, ये अलग बात है। ये तो सर्वे किया गया है लोगों से पूछ करके और लोगों का यही है कि यहाँ पे करप्शन ज्यादा हुई है। अच्छा, आपने तो कुछ यहाँ पे हमारे सामने आदाद शुमार भी हैं, क्या रेट जो है वो लोअर जुडिशरी के अंदर, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट लेवल के ऊपर और उसके बाद जो आपके लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ पे होता है। सर मैं ये जानना चाह रहा था, क्योंकि एक इस रिपोर्ट में बुनियादी वजह ये कही गई है कि प्राइवेट सेक्टर जो है ये करप्शन को फ़रोग़ देता है, यानी पैसे लेकर हर काम करवा लेने का अमल जो है वो सरकारी इदारों को मुतासिर कर रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या इसमें आयद होती है? जी देखिए, ये जो परसेप्शन यही है कि जो प्राइवेट सेक्टर में लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो अपने पैसे और उसकी वजह से जो उनके असर और रसूख ज़्यादा होता है उसको इस्तेमाल करते हुए वो कई काम जो है करा लेते हैं जो कि आम तौर से कानूनी तौर पर नहीं होना चाहिए। तो इससे साफ ये होता है कि जो प्राइवेट अदारे हैं, प्राइवेट लोग हैं और जो पैसे वाले लोग हैं, सो कॉल्ड एलीट जिनको कहते हैं हम यहाँ पर अपने मुल्क में, उनकी वजह से ये करप्शन जो है ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि वो आम तौर से सारे काम अपने करवा देते हैं और हमारे जो गवर्नमेंट के अदारे हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं, वो पैसे लेने के लिए तैयार बैठे होते हैं और उनको कोई उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होती उनकी और ना वो उनको कोई झिझक होती है और वो पैसे लेते हैं और ये एक आम परसेप्शन मुल्क में मौजूद है। ठीक।
तो ऐसे में गुड गवर्नेंस के हवाले से कैसे रिलेट किया जा सके सर कि गवर्नेंस नहीं है, बेहतर गवर्नेंस नहीं है, तभी ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, और गुड गवर्नेंस आएगी तो कैसे आएगी, उसके लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए? देखिए, गवर्नेंस तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे मुल्क में जो है हर एक काम जो होता है वो किसी सिफारिश से या किसी असर रसूख का इस्तेमाल करके होता है। कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है हमारे मुल्क में कि आपने किसी जगह अप्लाई किया और आपको मेरिट पर वो काम मिल गया या जॉब मिल गया या कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। यहाँ पर बस हर सूरत में आपको कुछ असर रसूख इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर असर रसूख नहीं है तो फिर आपको पैसे देने पड़ते हैं लोगों को, तब काम होता है। ये एक नॉर्मल पैटर्न है हमारे मुल्क के अंदर, और जो जैसा कि ज़माना गुजर रहा है, मैं तो देख रहा हूँ 60-70 साल से, और ये खराब से खराबतर होता जा रहा है बजाय इसके कि बेहतर हो। और इसकी वजह सिर्फ ये है कि लोगों को कोई एतबार नहीं है। जब वो जाते हैं किसी गवर्नमेंट के अदारे से, उनका कोई ताल्लुकात पैदा करने पड़ते हैं काम करने के लिए, तो उनको उनके दिल में शुबा होता है कि हमारा काम नहीं होगा जब तक कि हम कोई पैसे ना इस्तेमाल करें या असर रसूख ना इस्तेमाल करें। इस तरह आप देख लें, अगर आप किसी से बातचीत करें और उससे कहें कि भाई आपका बेटा ने अप्लाई किया, उनके हाँ जी अप्लाई किया है किसी काम के लिए, किसी जॉब के लिए, पहचान है, फौरन पूछा जाता है। कभी ये नहीं होता कि आपने अप्लाई किया और आपका काम हो गया। तो ये एक ऐसा सिस्टम बन गया है हमारे मुल्क के अंदर, और जिसकी वजह एसेंशियली ये है कि गवर्नेंस का लेवल जो है ये बहुत ही खराब है। सर, गवर्नेंस की आपने बात की, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। उस गवर्नेंस के मामले को इस केयर टेकर सेटअप में आपने देखा, यानी जो एक बच्चा बड़ा होता है, तालीम पाता है, सब कुछ करता है, जब तक के उसके काम जो है कभी नहीं होते, कोई उसके प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको कोई सॉल्व नहीं कर सकता जब तक कि कोई असर रसूख इस्तेमाल ना हो। ये वजूहत है। ठीक है, अब ये गवर्नेंस की आपने बात की, केयर टेकर सेटअप में हमने देखा कि जनाब जिस तरीके से डॉलर माफिया के खिलाफ काम हुआ, कार्रवाई हुई, जनाब स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई, ये हम सब तो ये सारे गवर्नेंस के मामला थे जिनको जो है वो सही किया गया। तो ये मुंतखब हुकूमतें क्यों नहीं कर सकती? क्या वो पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज होती हैं बहुत सारी जगहों पर? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जो हमारे पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज जब हुकूमत बनाती हैं तो वो नेचुरली वो उनको गिव एंड टेक पे काम करती हैं। वो किसी से वोट लेती हैं, किसी से कोई एडवांटेज लेती हैं, तो फिर उनको उसके एवज में कुछ देना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। इस वजह से वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होते। उनके मुकाबले में अगर इस तरह की हुकूमत हो जिस तरह की आजकल है, निगरान हुकूमत, जिसको कोई ज़रूरत नहीं है किसी को अपना काम कराने के लिए, या जो भी करना चाहते हैं, जो उनकी ड्यूटीज़ हैं कराने के लिए कुछ उनको लेन देन करना पड़े, तो वो यकीनन उससे बेहतर होते हैं। तो एसेंशली चीज़ ये है कि गिव एंड टेक का सिस्टम जो हमारे मुल्क में आ गया है, उसकी वजह से ये सब खराब। तो ऐसे में फिर ये एंटी करप्शन के जो इदारे हैं, बशमूल एहतसाब अदालतें या एहतसाब कौमी ये नैब जो है आपका, वो आ जाएं, फिर आप उसके अलावा FIA को ले लें, इसके अलावा आप वफाकी मुतसिब के इदारे को ले लें, तो ये तो फिर फेलियर है इन सब का बहुत बड़ा, ये तो नाकाम है बुरी तरीके से। जी बिल्कुल सही है। ये जितने अदारे होते हैं, देखिए वैसे तो एक करप्शन के लिए एक एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट है हमारे मुल्क के अंदर, उसके लॉज, लेकिन उससे तो कुछ होता नहीं है। तो उसकी वजह से फिर वो नैब का अदारा आ गया, दूसरे अदारे शुरू हो गए ताकि उसको सही किया जाए, लेकिन वो सही करने के बजाय उसमें और खराबियां पैदा करते हैं। नैब का अदारा जिसमें कितनी क्रिटिसिज्म आजकल उसकी हो रही है हमारे मुल्क के अंदर, और वो अब जो केसेस चल रहे हैं कोर्ट के अंदर, उसमें खुद जाहिर होता है कि किस तरह से वो खुद उन्होंने केसेस शुरू किए और उसको वापस भी ले रहे हैं। सही। तो ये सब इससे जाहिर ये होता है कि नैब का अदारा या दूसरे अदारे जितने हैं जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो सही इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, और उसमें भी करप्शन होती है। उनको भी सही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, सही काम करने के लिए उन पर दबाव पड़ता है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है अदारों को। हमारे मुल्क में ऐसा ही होता है कि जो हुकूमत पावर में होती है, वो जो उनके खिलाफ होते हैं, उनके मुखालिफ लोग होते हैं, उन पे दबाव डालने के लिए वो इन अदारों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उनके खिलाफ खड़े ना हो सके और उनके खिलाफ बातचीत न कर सके।
ठीक है, तो अब सवाल यह है कि इन इदारों का किया क्या जाना चाहिए। ये सारी एजेंसीज और इदारे जो हैं ये इंसदाद करप्शन के लिए काम करते हैं, बदनवानी को ख़त्म करने के लिए काम करते हैं, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर ये बताते हैं कि जनाब इनके ज़रिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है और जो कि और ज़्यादा फ़रोग़ देती है। और आजकल जिस तरीके से सियासी केसेस जो बनाए गए थे नैब की तरफ से और जब वापस लिए जा रहे हैं तो इसने पूरा का पूरा इस निज़ाम का पोल खोल कर रख दिया है। जस्टिस रिटायर्ड उस्मानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक की कॉल, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। जस्टिस रिटायर्ड उस्मानी साहब, शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान में इस वक्त जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन सर्वे और सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में पाकिस्तान के जो बदउनवान तरीन इदारे हैं उसमें सरे फहरिस्त सबसे पहला नंबर पाकिस्तान में पुलिस का, फिर उसके बाद टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग और थर्ड नंबर पर जुडिशरी आती है। उस्मानी साहब, ये जो इदारे एंटी आपके करप्शन एस्टैब्लिशमेंट और नैब और FIA विफाकी मुतसिब, इनका क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि अब तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। बात यह कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो अस्करी इदारे हैं और फौज जो है उसके एहतसाब के लिए भी एक पूरा उनका अपना एक निज़ाम मौजूद है। इसी तरीके से अदलिया के अंदर भी एहतसाब का अपना एक निज़ाम मौजूद है। तो ये हुकूमती इक़दाम जो हैं इनके ऊपर सोचा जा सकता है कि कुछ अलग पूरा एक ही सिस्टम हो, एक जामे और मरबूत निज़ाम हो? जी देखिए, जो ये अदारे बनते हैं करप्शन ख़त्म करने के लिए, तो वो करप्शन ख़त्म नहीं करते, बल्कि उनकी वजह से एक और अदारा पैदा हो जाता है जो कि करप्शन में ज़्यादती करता है बजाय कमी करने के। और मेरे ख्याल में इस किस्म के अदारों को तो ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई एडवांटेज नहीं होता। आप देख लें नैब ने क्या कारनामे इतने साल से है। पहले एहतसाब की अदारा होता था, फिर उसको नैब कहा गया और नाम भी उसका नैब रखा गया कि आपने नैब कर लिया, लेकिन उन्होंने क्या कारनामा, कोई कारनामा किया ना, कुछ कामयाबी पैदा की। तो इनको खत्म करना चाहिए और इनकी जगह पर जो आपका एक एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट मौजूद है, एंटी करप्शन लॉज मौजूद हैं, उनको आप सख्ती से इम्प्लीमेंट करें और उनके अच्छे काबिल लोग उसमें रखें जो कि ईमानदार किस्म के लोग, ताकि वो फौरन एक्शन लें और जहाँ भी कोई इस किस्म की करप्शन हो उस पर एक्शन लिया जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। एक दफ़ा सज़ा हो जाए उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और इसके साथ जुडिशरी का रोल भी होता है, क्योंकि जब ये केसेस कोर्ट में जाते हैं तो यकीनन कोर्ट में फिर वहाँ पे भी पहले जिक्र किया कि हमारा जुडिशरी का अदारा भी काफ़ी हद तक उसमें करप्शन आ गई है। ये जो करप्शन है हमारे यहाँ जुडिशरी में, ये मजिस्ट्रेट लेवल पे और सेशन कोर्ट्स लेवल के ऊपर होती है और कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर 80 से 90% जो है वो करप्शन होती है। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म, ऐसी गवर्नेंस के उसको वहीं पर जो है वो रोकने की कोशिश की जाए? देखिए, यहाँ पे जो करप्शन जुडिशरी में होती है वो लॉ लेवल पे होती है और ख़ास तौर से क्लरिकल लेवल पर, क्योंकि जब कोई इंसान कोर्ट में जाता है तो उसकी जो डीलिंग्स होती हैं वो वहाँ के क्लरिकल लोगों से होती हैं, जिनको आप एप्लीकेशन देते हैं, रजिस्ट्रार, इस किस्म के लोगों के साथ। तो वहाँ पर जब तक कि वो कोई सेवासियों का इंतजाम नहीं करे वो मामला आगे नहीं बढ़ता। तो ये एक बहुत अजीब व गरीब चीज़ है। मुझे याद है एक दफ़ा मैं सिंगापुर की कोर्ट में गया था, कोई केस था हमारे क्लाइंट का, तो वहाँ पर हम जब एप्लीकेशन फाइल करने गए तो एक विंडो थी, आप वहाँ जाके फाइल करें और आपकी किसी से मुलाकात नहीं होती थी। आप फिर दूसरे विंडो पे चले जाएं, वहाँ पे आप उसका जवाब दें। लेकिन यहाँ पर तो आप कोई चीज़ लेके जाएं हमारी कोर्ट्स में तो आपको दिन हैं और कोई काम नहीं होता आपको। तो आपको सिस्टम ऐसा डिवाइस करना चाहिए कि करप्शन के जो मौके हैं वो कम से कम हो। वो यानी हम इस सिस्टम में ऑटोमेशन की तरफ जाएं, ह्यूमन जो समझ लें कि आप जो इंटरेक्शन है उसको कम किया जाए और ऑटोमेशन के ऊपर जाके ये मामला बेहतर हो सकते हैं। जी, ये एक तरीका है, ऑटोमेशन से बेहतर हो सकता है। और ये भी जरूरी है कि आप जो हर एक चीज को एफिशिएंट करने के लिए आप कांटेक्ट बाहर के लोगों का जो ऑफिशियल्स हैं उनसे कम हो, ताकि वो उसका मौका ही नहीं मिले करप्शन का। ठीक है,
अच्छा सर, ये जो सर्वे हुआ उसमें तकरीबन 55% जो पार्टिसिपेंट्स थे उनका ये कहना है कि जनाब ये जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं इनके असासे एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर शाया किए जाएं, और दूसरा ये कि एहतसाब अदालतें 30 दिन के अंदर करप्शन केसेस का फैसला करें। और ये वाइट कॉलर क्राइम के ऊपर भी मैं जरा जानना चाहूंगा। जी सर। ये देखिए, जहां तक कि ये 30 दिन वाला मामला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आमतौर से कोर्ट्स फैसला करती हैं कि ये मामला आप 30 दिन में फैसला कर दें। 30 दिन क्या, 30 साल तक नहीं खत्म होते। वो ये कहने से कुछ नहीं होता। ये आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जहां पे कि आप अगर कहें कि ये 30 दिन में होना चाहिए, अगर 30 दिन में वो नहीं होता तो जिस आदमी और जिस ऑफिशियल की जिम्मेदारी है कि वो फैसला करे, वो नहीं करता, आप उसको पकड़ें और उसको सजा दें। जब उसको पता चलेगा कि अगर मैं 30 दिन में काम नहीं करूंगा तो मुझे सजा होगी, तो यकीनन काम करेगा। सही। और ये जो वाइट कॉलर क्राइम होते हैं, फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं, उसकी तो हमारी यहाँ एक्सपर्टीज भी नहीं है, और फिर जाहिर है कि ये जब क्राइम्स होते हैं तो इनकी कोई रसीदें नहीं होती, इनकी कोई तहरीरी सबूत ऐसे नहीं होते, ये तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर इस्टेब्लिश किया जाता है। तो ये इसमें कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है सर? देखिए, व्हाइट कॉलर क्राइम जो है ना, ये तो सारी दुनिया में होते हैं, ये पाकिस्तान में नहीं, ये तो सारी दुनिया में। उसमें आप कमी कर सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते। ये व्हाइट कॉलर क्राइम दुनिया में हर जगह हो सकते हैं, लेकिन उस करने के लिए आपको अपना सिस्टम बेहतर बनाना पड़ेगा, और हर जगह पर आप जो भी काम करें उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कोई चीज छुप छुपा के नहीं होना चाहिए, ओपनली होना चाहिए। और सब जो रिस्पॉन्सिबल है इन्वेस्टिगेशन का, अगर वो अपना काम सही नहीं करता तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ओके, ये जो आपके करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है 180 कंट्रीज में, पाकिस्तान 140 उसके ऊपर, और जो मैं शुरू की बात कर रहा था, आप जहां पे जीरो टॉलरेंस है करप्शन के ऊपर, आप फिनलैंड की बात कर लें, डेनमार्क की बात कर लें, और बहुत सारे ममालिक हैं। तो सर वहां पर क्या सूरत हाल है, किस तरह से अगर उनके मॉडल को आप देखते हैं तो क्या फर्क देखते हैं इवन यूएई के हवाले से? क्योंकि यूएई में भी हम देख रहे हैं कि वो टॉप उन लेवल्स के ऊपर नहीं है, बल्कि वो भी नीचे है, वहां पर भी करप्शन होती है। तो क्या फर्क देखते हैं आप? देखिए, मेरा काफ़ी ताल्लुक रहा है बाहर के मुल्कों से, और मैं इन सब मुल्कों को जानता हूं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। वहाँ पे बात तो ये होती है कि जो वहाँ के लोग होते हैं वो बचपन से वो जानते हैं कि जो उनके हुकूक है वो उनको मिलेंगे, और वो इसकी वजह से करप्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर किसी का बच्चा है, उसको एक स्कूल में जाना है, उसकी काबिलियत है, वो उसको वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। उसको कोई जरूरत नहीं है कि वो इधर भागे उधर भागे ताकि उसको दाखिला दिला सके। हर एक काम जो है तौर तरीका मौजूद है, और अगर उसको जब उसका टाइम आता है उसको वो जॉब या वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो अब ये मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक ज़माना था, मुझे याद है, आज से 50 साल पहले, अगर आपको पासपोर्ट लेना होता था तो आप पासपोर्ट लेने के लिए आपको 5-5 साल गुजर जाते थे, पासपोर्ट मिलता था। फिर उन्होंने एक सिस्टम इस्तेमाल किया जहाँ पर उन्होंने कहा कि पासपोर्ट आपको इतने दिनों में मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल है उसको सजा होगी। इस किस्म की अगर आप कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस करें मुल्क में, कोई उसका कशन हो, अगर आप काम सही नहीं करते तो फिर चीज़ें सही हो सकती हैं, लेकिन अगर इस तरह नहीं करेंगे तो कभी सही नहीं होगा। ओके, अच्छा, एक चीज और, क्योंकि हमने पुलिस के ऊपर बात कर ली, जुडिशरी पे बात कर ली, जो थोड़ा सा और मैं फोकस करना चाह रहा हूँ, ये टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, ये तो सारे हुकूमती मामलात होते हैं, और जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं फिर वो नवाजा भी जाता है, ये उन्हीं चीज़ों उनके बगैर नहीं निकल सकती है। तो ये हार्डकोर यहाँ पर आप समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नेंस है उसी से इन चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। और अब चूंकि हम SIFC के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं जो पाकिस्तान में आगे बढ़ रही हैं, तो ये अच्छा वक्त है गालिबन कि इसमें ज़रा थोड़ा सा और मजबूत किया जा सकता है इस टेंडरिंग के निज़ाम को। जी देखिए, टेंडरिंग के निज़ाम जो है ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, कोई छुप छिपा के बात नहीं चाहिए। और अगर किसी जो गवर्नमेंट का अदारा जो कि टेंडर कॉल करता है, उसको कोई मौका नहीं होना चाहिए कि वो लोगों से मुलाकात कर सके या लोग उससे मुलाकात कर सकें। बिल्कुल वो सिक्योर होना चाहिए। दोनों के रिलेशनशिप जो है उनको होनी नहीं चाहिए, किसी किस्म की रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल मेरिट पे काम होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी यही है कि एक तो पहले आपके जो ऑफिशियल्स होते हैं
जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेंडर को अप्रूव करने के लिए, वो जिम्मेदार और ऑनेस्ट लोग हों, और दूसरे के जो अपॉइंट करने वाले होते हैं उनको उन जगहों पर वो भी सही किस्म के लोग हों। अब ये सब चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं जैसे गुड गवर्नेंस पे। जब मुल्क में गुड गवर्नेंस हो, सही पॉलिटिकल सिस्टम हो, आपके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो सही अपना काम करें, हर एक आदमी सही काम करे, तो यकीनन ये सब, यानी ये सारी चीजें जो है वो राइट एट वेरी बिगनिंग जो है ये मशरूत होती हैं। आपकी गवर्नेंस सही है, आपकी हुकूमत सही है, और इसके बाद एक आज़म है, तो ये सारी चीजें सही हो सकती हैं और ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है इसका बेहतरी की जानिब आ सकता है, और मुल्क से करप्शन ख़त्म ना भी हो लेकिन कम ज़रूर हो सकती है, और इतनी ज़रूर कम हो सकती है कि 180 ममालिक की फहरिस्त में अगर 140वें मुल्क पे हम खड़े हैं तो इंतहाई शर्मनाक बात है हमारे लिए। इससे हमें जान छुड़ानी होगी, क्योंकि करप्शन ही वो वाहिद चीज़ है जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त मुल्क की तरक्की के लिए ज़हर कातिल है। शाइख उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। और एक छोटे से ब्रेक की कॉल, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेकर जाएंगे। वेलकम बैक। अब 8 फरवरी और इंतज़ार है इस वक्त इलेक्शन शेड्यूल का, क्योंकि उसके बाद खुलकर सियासी जमातों ने अपनी हिकमत अमली तय करनी है, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि फ्रंट फुट पे इस वक्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जो है वो खेल रहे हैं मैदान में, सियासी मैदान में, जबकि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी भी सियासी मुलाकातें जारी हैं। और इस सिलसिले में जो एक बड़ी अनहोनी हुई वो नवाज शरीफ साहब की चौधरी शुजात से मुलाकात, और ये मुलाकात 14 साल बाद हुई, और ये इससे ये हकीकत एक और आया हो गई कि सियासत जो है वो नाम ही मुमकिनात का है। सियासत में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। और साथ ही साथ इस वक्त नून लीग जो है वो बड़े अपने जो उनका रिवायती तर्ज सियासत है उससे हट कर उससे मुख्तलिफ सियासत कर रही है, क्योंकि बजाय इसके कि वो अवाम में जाए, जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, लंदन से वापस आए और यहाँ पर उनका इस्तकबाल हुआ और एक जलसा हुआ बहुत बड़ा, उसके बाद उम्मीद यही की जा रही थी कि वो छोटे बड़े जलसे जो हैं उनमें जाएंगे, लेकिन उन्होंने बेहतर ये समझा कि मुख्तलिफ छोटी सियासी जमातों को साथ मिलाया जाए। फिर उनका जो है बलूचिस्तान का दौरा बाप पार्टी और दीगर सियासी जमातों की के साथ उनके जो कोalition बन रहे हैं, फिर सिंध में जो सियासी हिकमत अमली तय हो रही है और एक ग्रेटर अलायंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बन रहा है, और साथ ही साथ पंजाब में जहां उनका असल मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और चैलेंज उनके लिए बहुत बड़ा है, वहां पर इंतखाबी जो कोलिशन या सीट एडजस्टमेंट जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी है। और अब बिलावल भुट्टो का ये एक जुमला बहुत मानी खेज लिया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि चैलेंज है नवाज शरीफ चौथी बार इलेक्ट होकर दिखाएं। मैं इस वक्त बात करूंगा हामिद खान मशरकी साहब, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, सियासी तज्जियाकार हैं। हामिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये मुझे बताइए कि जिस तरीके से नून लीग की पार्टी, नून लीग जो है वो पोर्ट्रे कर रही थी निजात दहिंदा के तौर पर मियां साहब को वापसी के बाद, तब से अब तक हालात कितने बदले हैं, और स्पेशली क्या हवा अभी भी नून लीग के हक में है या मुखालिफ है थोड़ी सी? बहुत शुक्रिया इमरान साहब। बात यह है कि नून लीग तो ये तासुर मुकम्मल तौर पर दे रही है कि जी शायद चौथी बार के वजारत उज़्मा जो है वो नवाज शरीफ साहब की कंफर्म है और हर तरफ से उनको ग्रीन सिग्नल है। लेकिन मैं ये समझता हूं, मैंने एक दो प्रोग्राम में और भी कहा कि इनको सबसे बड़ी जो मुज़ाहमत है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से ही आएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो इस सारे मामले को खुद से धोखा महसूस कर रही है। वो ये महसूस कर रही है कि 16 माह की जो हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, उसके अंदर जितनी भी अवामी रद्द अमल था या अवाम का जो महंगाई के खिलाफ या जो कुछ अवाम का गैज़ो गज़ब था, उसका निशाना जो है वो पीपल्स पार्टी भी बनी। तो पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जो उनसे वादे वईद हुए, चाहे वो जिसको भी बीच में लाएं, वो पूरे नहीं हो रहे हैं। एक तो बात ये कंफर्म है। दूसरी बात ये कि सिंध अगर पीपल्स पार्टी के हाथ से लेने की कोशिश की जाएगी तो पीपल्स पार्टी की तरफ से बहुत बड़ी मज़ाहमत आएगी। क्यों? पीपल्स पार्टी के पास सिंध तो उस वक्त भी था जब तहरीक इंसाफ पावर में थी, तब जब नवाज शरीफ पावर में थे। तो अब कैसे हो सकता है कि एक तरफ से शहबाज शरीफ के साथ आपने मिलकर हुकूमत की हो और अब नवाज शरीफ साहब कहें जी या किसी और की ये ख्वाहिश हो कि एस्टेब्लिशमेंट या कोई भी कि सिंध जो है वो बगैर पीपल्स पार्टी की और ग्रैंड अलायंस के हवाले से जो है वो हुकूमत बनाई जाए। मैं ये समझता हूं कि आइंदा आने वाले दिनों में एक दो चीजें बड़ी क्लियर हो गई। एक ये
कि नवाज शरीफ साहब जहां पंजाब में अलायंस बना रहे हैं वहीं पर अभी तक पब्लिक में ना जाना, ये जो आपने बात कही, पब्लिक में इसलिए नहीं जा पा रहे कि उनको ये नजर आ रहा है कि तहरीके इंसाफ की जो पब्लिक पॉपुलैरिटी है वो अभी तक उस तरह इफेक्टिव नहीं, अफेक्टेड होती नजर नहीं आ रही। और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब मजीद हमको पंजाबी में लफ्ज यूज करते हैं, पक्के पैरी होके जाना चाहते हैं पब्लिक में और इलेक्शन के अंदर। तो ये पक्के पैरी होने के रवायती सियासत है नून लीग की, वो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हुई है। प्री इलेक्शन ये सियासी जोड़ तोड़ ये सारी चीजें जो हैं ये मिजाज नहीं था नून लीग की सियासत का, ये अब मुख्तलिफ हुआ है। बिल्कुल ऐसी है और इसके अंदर खुद पार्टी के अंदर बड़ा इख्तिलाफ राय नजर आ रहा है। आप दलाल चौधरी का बयान देख लें, आप एहसन इकबाल का बयान देख लें, आप दूसरी जो लीडरशिप नवाज शरीफ के करीब समझी जाती है वो बहरहाल ये समझती है कि 95% जो पंजाब के ऊपर जो कैंडिडेट्स हैं वो नून लीग के डायरेक्ट होने चाहिए। जबकि अगर इस तरह ये इत्तेहाद की सियासत करेंगे, चाहे वो काफ लीग से हो, चाहे वो IPP से हो, चाहे वो किसी और जमात से हो, एक बात कंफर्म है कि बहरहाल नून लीग ये चाहती है कि हर हालत में पंजाब में हुकूमत उनकी बने। जबकि हम देखते आ रहे हैं कि पंजाब के अंदर भी और वफाक के अंदर भी माजी में भी काफ लीग हो या MQM हो, दूसरी जमातें हो, कुछ जमातों ने बहरहाल किंग मेकर का रोल अदा किया और अभी भी आइंदा आने वाले इलेक्शन में आपको 1 से 2 बड़ी जमातें जो हैं वो किंग मेकर बनती नजर आएंगी। उसमें IPP का रोल इंपॉर्टेंट है, MQM और वो जो बलोचिस्तान में BAP या दूसरी जमातें हैं। तो इस हवाले से नवाज शरीफ जो है अब वो प्री प्लान चल रहे हैं, जो अभी आपने बात कही कि अपने मिजाज से हटकर चल रहे हैं। नॉर्मली इलेक्शन के बाद इत्तेहाद किए जाते थे, अब वो ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले इत्तेहाद करें ताकि वो ये ऐलान करें कि वो एक कोलिशन के साथ शायद 2/3 और शायद ये भी एक उसमें आंसर हो कि जो इस वक्त बहुत वाज़ेह तौर पर इल्जाम लग रहा है नए लाडले का, तो शायद ये इतनी ज्यादा जो मेहनत है ये उस छाप को हटाने के लिए भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि नए लाडले का जो बात हो रही है उसके अंदर यहां तक बात की जा रही कि जी नवाज शरीफ साहब को जिस अंदाज में प्रोटोकॉल दिया गया एयरपोर्ट पे, रायविंड में और बाहर दूसरी जगहों पे, उसके अंदर बहुत सारी जो कियास-ए-राइयां हैं वो हकीकत होती नजर आती हैं। लेकिन वहीं पर पब्लिक परसेप्शन चेंज करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जब आपकी हुकूमत के खुद साबिक वज़रा या मेंबरान असम्बली कहें जी कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे, नवाज शरीफ खुद लंदन में कह लें कि आप मुझसे लिख के ले लें कि अब मैं चौथा वजीर आजम हूं, तो ये वो दावे होते हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि आप कहीं ना कहीं लाडले जरूर हैं या जरूर आपको इत्तमाद है। लेकिन इसी वजह से बिलावल और जरदारी साहब का जो रद्द अमल है वो बड़ा नेचुरल है, बड़ा हकीकी है। और मैं ये समझता हूं कि बिलावल और जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी वो इसको अपने से जो है वो एक तरह से समझेंगे कि ये बिट्रेल हुआ उनके साथ, तो उन्होंने यानी वो रियलाइज कर चुकी है पीपल्स पार्टी के उनके साथ हाथ हो गया है, बहुत बड़ा हाथ हो गया है, बहुत बड़ा हाथ हो गया। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो शहरी सिंध था वो तो था ही हमेशा दूसरी जमातों के कंट्रोल में, चाहे कराची हो या हैदराबाद हो। इस बार कोशिश हो रही है कि जो दही सिंध के इलाके हैं, जो अंदर के इलाके हैं, नवाबशाह, जामशोर और सक्खर, यहां पर भी पीपल्स पार्टी को डेंट डाला जाए और यहां पर भी पीपल्स पार्टी को क्लीन स्वीप ना करने दिया जाए, ताकि जो ग्रैंड अलायंस है, चाहे वो दूसरी जमातें हों, उनके साथ मिलकर हर हालत में पीपल्स पार्टी को। लेकिन हामिद साहब बात यह है कि नंबर गेम की सियासत में एक हम कॉम्प्रोमाइज करने जा रहे हैं। हमने शायद कुछ नहीं सीखा, क्योंकि अगर उन्हीं नोटों के ऊपर हम गए उन्हीं इलेक्टेबल्स के ऊपर गए तो हमारे निजाम ने तो फिर कुछ भी नहीं इंप्रूव किया। बिल्कुल इमरान साहब, सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी है वो यही है कि पहले भी इलेक्टेबल्स किंग मेकर थे, आज भी इलेक्टेबल्स किंग मेकर हैं। और जो इलेक्टेबल्स का जो रवैया होता है कि जी वो एक खास ग्रुप के या एक खास सतह के मंजूरे नजर होते हैं, वो वहीं रहते हैं। और इसीलिए इलेक्टेबल्स का जो रोल है वो पाकिस्तान की सियासत में मैं समझता हूं वो रोग बनता जा रहा है, रोल से रोग बन गया है। इलेक्टेबल्स के जब तक बगैर सियासत नहीं होगी,
बड़ी लीडरशिप को ये सोचना पड़ेगा, नवाज शरीफ साहब को सोचना पड़ेगा, जरदारी साहब को सोचना पड़ेगा, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को सोचना पड़ेगा। इलेक्टेबल्स के बगैर, इलेक्टेबल्स पे जब तक कंप्रोमाइज करते रहेंगे, हकीकी जमहूरियत परवान चढ़नी हमेशा से मुश्किल हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद खान अल मशरकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और इलेक्टेबल्स की सियासत से जान छुड़ाना होगी अगर इस मुल्क को, इस मुल्क के जमहूरी निज़ाम को आगे लेकर चलना है, क्योंकि माजी की वही गलतियां हम शायद एक बार फिर, और शायद नहीं यकीनन एक बार फिर दोहराने की तरफ जा रहे हैं, जिनसे हमारा माजी भी जो है वो शर्मसार है और आगे आने वाला मुस्तकबिल जो है उसमें भी हमें इस मुल्क की जमहूरियत को, हकीकी जमहूरियत के नाम पर शायद कुछ ना मिल सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।